वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर पार्ट 2। इसके अंदर हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास खंड भी पढ़ेंगे जो कि 40 नंबर का है। ठीक है, सबके नंबर यहाँ लिखे मिल जाएंगे आपको। 18वां नंबर क्वेश्चन आएगा पेपर में आपका। तो 18वां नंबर प्रश्न है, उन जमाओं का नाम बताइए जो बिना किसी प्रतिबंध के मांगने पर देय है। मतलब मांगे जाने पर लोग जब मर्जी निकाल सकते हैं। तो इनमें से वो कौन सा खाता है? तो इसका सही आंसर पढ़ने पे आपको मिलेगा चालू खाता है। ठीक है, चालू खाता ऐसा खाता होता है जिसमें मांगने पर कभी भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चेक से भी निकाल सकते हैं। किस पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? यानी कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का सर्वोच्च प्राथमिकता देना और कृषि का विकास करना था। दूसरी योजना में उद्योगों का विकास करना था। तीसरी योजना में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, इसी में या में प्रश्न आएगा कि अंतर्मुखी व्यापार रणनीति को नीति के रूप में भी जाना जाता है। तो अंतर्मुखी व्यापार नीति को इनमें से और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका आयात प्रतिस्थापन, डी ऑप्शन। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन में ही अंतर्मुखी व्यापार नीति पे ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन करने की कोशिश की जाती है, ना कि विदेशों से आयात करने पर। ठीक है, यानी जो विदेशों से जो चीज़ें हम आयात कर रहे हैं उसको अपने देश की घरेलू सीमा में ही उत्पादन कर लेने को आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण एवं लघु उद्योग समिति का गठन कब हुआ था? ग्रामीण एवं लघु उद्योग समिति का गठन कब हुआ था भारत में? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में हुआ था। 1955 में ही ग्रामीण और लघु उद्योग समिति, जिसे कार्वे समिति भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको कार्वे समिति भी कहते हैं। ग्रामीण एवं लघु उद्योग समिति को ही कार्वे समिति भी कहते हैं। पेपर में आता है कार्वे समिति की स्थापना या गठन कब हुआ था? तो 1955 याद करना है। अगला प्रश्न है, निर्यात और आयात के अंतर को क्या कहते हैं? तो सबको पता है, निर्यात और आयात के अंतर को शुद्ध निर्यात या शुद्ध आयात कहते होंगे, लेकिन इसमें से उत्तर देना है कि बीओपी कहते हैं, बीओसी कहते हैं, बीओटी या बीटीओ कहते हैं। तो इसका उत्तर है ग ऑप्शन, बीटीओ कहते हैं। ठीक है, दृश्य मदों के निर्यात और दृश्य मदों के आयात को मतलब व्यापार से इसका भुगतान कहते हैं। ठीक है, बीटीओ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का प्रमुख मुद्दा नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो ग्रामीण विकास का मुद्दा नहीं है? ठीक है, ध्यान से पेपर में पढ़ना है हमें। तो ग्रामीण साख तो है, ग्रामीण विपणन है, मानव पूंजी निर्माण भी है, पर्यटन नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका पर्यटन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव विकास से तात्पर्य क्या है? अच्छी शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति का विकास, या फिर ये सभी ऑप्शन है, उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कौशल, और मानव जनसंख्या में वृद्धि। तो कहीं ना कहीं मानव जनसंख्या में वृद्धि मानव विकास नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो रहा है। तो सभी तो लगा नहीं सकते। और उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला कौशल भी सही है, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विकास भी सही है। तो अच्छी शिक्षा से अच्छा कौशल भी आ ही जाएगा, तो इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक प्रश्न है 23वें नंबर पे कि विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है। मतलब विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है, ऐसे ही प्रश्न मिला था मुझे। तो विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है, तो इनमें से कोई नहीं। करों और परीक्षणों पर सामान्य समझौता, व्यापार और कर का सामान्य घोषणा, व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता। तो मतलब विश्व व्यापार संगठन में क्या क्या चीज़ों की समझौता हुआ है, इसमें से कोई एक ऑप्शन ढूंढना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता, इसी ये WTO का पूर्ववर्ती है। ठीक है, यही समझौता है। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों के विकास पर बहुत जोर दिया गया है क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है क्योंकि ए ऑप्शन, उद्योग कृषि की तुलना में अधिक स्थिर रोजगार प्रदान करते हैं, या बी ऑप्शन, अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़े हैं, सी ऑप्शन, ये सभी हैं, या आधुनिकीकरण को बढ़ाता है इसलिए। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, ये सभी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये सारा का सारा ही पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों के विकास पे इन्हीं सब में जोर दिया गया है। ठीक है। आर्थिक कल्याण में वृद्धि के साथ साथ वास्तविक आय में वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक कल्याण में वृद्धि के साथ साथ वास्तविक आय में वृद्धि होने को सतत विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सतत विकास का अर्थ होता है कि समय के साथ साथ वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना और आर्थिक कल्याण में भी लगातार वृद्धि होना, जो कि कई पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करता है, वही वर्तमान की आवश्यकता को बिना क्षति पहुंचाए। ठीक है। अगला, सतत विकास की धारणा को किसके द्वारा अपनाया गया? क्या सार्क द्वारा या UNCED द्वारा या इनमें से कोई नहीं या आसियान द्वारा? तो सतत विकास की धारणा इनमें से किसके द्वारा अपनाया गया था, ये पता लगाना था। तो इसके अंदर सोचो, इसके अंदर सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा UNCED। ठीक है। तो UNCED आपका सतत उत्तर हो जाएगा। UNCED का फुल नाम भी पूछ लेता है। तो सतत विकास की जो धारणा है ये यूनाइटेड में अपनाया गया था। इसका फुल फॉर्म होती है पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है। इसमें सतत विकास को लक्ष्य रखा गया। ठीक है। इसमें भावी पीढ़ियों के साथ मतलब वर्तमान पीढ़ियों की जीवन की गुणवत्ता के साथ साथ भावी पीढ़ियों की गुणवत्ता या जीवन में सुधार करना है। ठीक है। UNCED। अभिकथन व अलग क्वेश्चन है। अब अभिकथन ये लिखा है कि पूर्ण रोजगार का अर्थ शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। क्या ये सही है? फिर कारण दिया हुआ है, एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की हमेशा कुछ प्राकृतिक दर होती है जो उत्पादन प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण बेरोजगारी की न्यूनतम दर होती है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों सही हैं? तो ए ऑप्शन दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन लगाना है पेपर में। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन लगाना है। ए सही है, आर गलत है, तो सी ऑप्शन, और ए गलत है, आर सही है, तो डी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको इसको दोनों को पढ़कर टिक लगाना था। तो इसके अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो दोनों ही सही हैं और आर जो है ये ऊपर की बात ही को बता रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न ये भी वही दावा वाला है। 1921 को महाविभाजन वर्ष माना जाता है और वर्ष 1921 के बाद में भारत में कुल जनसंख्या में कभी कमी नहीं आई है। तो अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाओगे कि इसका भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा। कि ऑप्शन ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1921 में भारत में मतलब 1921 से पहले जो पाओगे तो भारत में जनसंख्या वृद्धि बढ़ती घटती रहती थी, लेकिन 1921 के बाद लगातार संख्या जो है वो बढ़ी रही है। तो इसीलिए आपका दोनों ही सही लिखे हैं और ये इसके बारे में सही लिखा है, इसे महाविभाजन वर्ष भी माना जाता है। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। तो दोनों का उत्तर 26वें और 27वें का उत्तर ए ऑप्शन है। ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का। जल संदूषण कारक भारत में पर्यावरण संकट में कैसे योगदान देता है और वे सरकार के लिए क्या समस्या खड़ी करते हैं? तो इसके बारे में उत्तर लिखना है, तो ध्यान से सुनेंगे। जल संदूषण जीवन काफ़ी हद तक जल पर निर्भर करता है। हालांकि जनसंख्या में वृद्धि, कारखानों से अपशिष्ट निदान आदि पानी को प्रदूषित करते हैं और विकास की प्रक्रिया ने भी पानी को प्रदूषित कर दिया है और पानी के घटते स्तर के लिए जिम्मेदार है, जो पानी में रहने वाले जानवरों के लिए हानिकारक है। सरकार ने जल प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन यह वांछित सफलता हासिल करने में विफल रही है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और ये उत्तर जो है हम अपना सोच के भी दे सकते थे। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है ये वाला। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यावसायिक वितरण पर टिप्पणी कीजिए और निम्नलिखित डेटा को समझना है। इसी को समझ के टिप्पणी लिखना है इसके ऊपर। ये क्षेत्र दिया है, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। भारत और पाकिस्तान की तुलना कर रखा है कि 2015 से 17 में 42.7 था और पाकिस्तान में 42 था, और ये 23.8 था तो ये 3.7 था, ये 33.5 था तो 54.3 था, और 2018-19 में भारत में 48 है तो ये 42 हो गया, ये 22 है तो 24 हो गया, ये 30 है तो 34 हो गया। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हमें बताना है। तो देखो हम इसका व्याख्या कैसे करेंगे। हम अपना उत्तर लिखेंगे कृषि क्षेत्र में
कृषि क्षेत्र में कार्यबल भारत में कुल श्रम का 48%, 2018-19 में 48% और पाकिस्तान में 42% कार्यरत था। हालांकि पाकिस्तान में इस सेक्टर में ये पिछड़ा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। फिर लिख देंगे ऐसे ही उद्योग में कार्यबल की पाकिस्तान ने 2018 में भारत में 22% के मुकाबले उद्योग में अपने कर्मचारियों की संख्या का 24% नियोजित किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान उद्योग भारत की तुलना में अधिक श्रम को प्राथमिकता दे रहा है, ठीक है। सेवा क्षेत्र में लिख देंगे कि 2018-19 में जो 30% कार्यबल जो है वो सेवा क्षेत्र में लगी है और पाकिस्तान की 34% लगी है, यानी पाकिस्तान में भारत से ज़्यादा लगी हुई है, ठीक है। तो ये लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न हो जाता है यहाँ पे, प्रश्न है NSSO बेरोजगारी को कैसे परिभाषित करता है। NSSO बेरोजगारी को कैसे प्रभावित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि NSSO का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो इनके अनुसार बेरोजगारी की परिभाषा देनी थी। तो बेरोजगारी की ऐसी स्थिति होती है जिसमें वो सभी काम आते हैं जिसकी कमी के कारण जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। और लोग जो होते हैं कार्यालय, बिचौलिए, रिश्तेदारों के माध्यम से ही काम की तलाश कर रहे हैं और वे काम की मौजूदा परिस्थितियों और पारिश्रमिक के तमाम काम के लिए अपनी इच्छा या उपलब्धता व्यक्त करके या भावी नियोक्ताओं को आवेदन करके भी काम की तलाश करते हैं। मतलब जान पहचान से जो नौकरी की तलाश करते हैं उसकी डेफिनेशन दी थी NSSO ने, ठीक है। अगला प्रश्न है अनौपचारिक क्षेत्र के बजाय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजित करना आवश्यक है। मान्य तर्कों के साथ दिए गए कथन का बचाव या खंडन करें। तो इसमें लिख देंगे हाँ, अनौपचारिक क्षेत्र की अपेक्षा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करना आवश्यक है। दिया गया कथन सत्य है और निम्नलिखित पर इसके बचाव किया जा सकता है। जैसे हम लिख देंगे रोजगार का औपचारिक क्षेत्र रोजगार के अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार सुरक्षा प्रदान करता है। रोजगार के औपचारिक क्षेत्र के तहत लोग बेहतर सामाजिक जीवन के हकदार हैं, उन्हें सुरक्षा का लाभ मिलता है, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पहले 2 प्रश्नों 1 और 2 का उत्तर दें या अंतिम प्रश्न 3 का उत्तर दें। या तो पहले ये 2 का उत्तर दे दो या अकेला इसका दे दो, ठीक है। 4 नंबर का है ये, ठीक है। पहला है सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में नवरत्नों को बनाए रखने का निर्णय क्यों लिया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्नों को बनाए रखने का निर्णय क्यों लिया है। तो हम सब जानते हैं इनका उत्पादन अच्छा रहा है। तो इसके उत्तर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में नवरत्नों को बनाए रखने का फैसला किया है क्योंकि वे लाभ कमा रहे हैं और सरकार को अपने लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करते हैं। और इसने PSU को अपनी दक्षता बढ़ाने में मदद की। उसने प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने इन उद्योगों को बनाए रखने का फैसला किया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पे भरोसा दिखाया है, ठीक है। अब लिख देंगे विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनना क्यों आवश्यक है। तो निम्नलिखित कारणों से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनना आवश्यक है। नियम आधारित व्यापार प्रणाली स्थापित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों द्वारा व्यापार पर मनमाना प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह व्यापार के माहौल को और अधिक स्थिर बनाने में मदद करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवसरों की समानता। विश्व व्यापार संगठन के तहत सदस्य देश प्रदान करते हैं अन्य सभी सदस्य देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है। फिर ऐसे ही हो जाएगा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए। तो इसी तरह हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो
तृतीय हो जाएगा जैसे बहुपक्षीय वार्ता। विश्व व्यापार संगठन के समझौते बहुपक्षीय व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं में व्यापार को कवर करते हैं। टैरिफ के साथ साथ गैर टैरिफ बाधाओं को हटाने के लिए बातचीत चल रही है। ये सभी सदस्य देशों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करता है, में मदद करता है। चौथा हो जाएगा सामान्य हित। समान आर्थिक स्थिति वाले देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य अपने सामान्य हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। पाँचवा हो जाएगा बड़ा दायरा। यह अपने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की बड़ी गुंजाइश करता है। यह विश्व संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है अधिक बाजार पहुँच। तो ये सारा हो जाएगा। अगला दूसरा ऑप्शन है, भारत को प्राय विश्व का आउटसोर्सिंग गंतव्य कहा जाता है। प्राइम पर चर्चा करें और भारत को दिए गए इस नाम के कारण इसकी चर्चा करनी है। तो आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत के क्या कारण है कि कुशल जनशक्ति की उपलब्धता है भारत में। भारत के पास विशाल कुशल जनशक्ति है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विश्वास को बढ़ाता है। दूसरा है कि अनुकूल सरकारी नीतियाँ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत सरकार को से विभिन्न प्रकार के आकर्षक प्रस्ताव मिलते हैं, जैसे कर अवकाश, कर रियायतें आदि। तीसरा है कि भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैध तर्कों के साथ बताइए कि क्या निम्नलिखित सत्य है या असत्य है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी और वित्तीय पूंजी के योग में संदर्भित करती है। और दूसरा है कि शिक्षा न कि शिक्षा का व्यवसायीकरण कौशल का मूल्य तत्व है गठन। तो इसमें सत्य सत्य ही बताना है। ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका पहला कथन है वो झूठा है। मानव पूंजी मानव संसाधन को संदर्भित करती है। ठीक है। और बी भी आपका झूठा हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण कौशल का मूल तत्व है। ठीक है। तो दोनों ही झूठे हो जाएंगे। ठीक है। फिर एक 33 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें कहता है निम्नलिखित पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए जो है आपको स्क्रीन पे प्रश्न पूरा पैसेज मिल जा रहा है, इसको पूरा पढ़ लेना है और फिर इसको पूरा पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे हैं फिर इनके उत्तर देने हैं। तो अभी मैं इसको पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप वीडियो पॉज करके इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब मैं अगला कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34। पहले प्रश्न 1, 2, 3 या अंतिम प्रश्न 2, चौथे और पांचवे के उत्तर देने हैं। प्रश्न में 6 नंबर का है, कृषि ऋण के किन्हीं 2 संस्थागत स्रोतों के नाम बताइए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें लिख देंगे सहकारी साख समितियाँ और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। तो ग्रामीण विकास बैंक लिख देंगे। अगला ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है। तो ग्रामीण विकास का अर्थ है आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए सरकार के द्वारा अपनाए गए नीतिगत कार्यक्रम या की प्रक्रिया। ठीक है। बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक भोजन का वह भंडार है जो सरकार द्वारा किसानों से सीधे खरीद के माध्यम से किसान को कम बाजार से बेचने के लिए बनाया जाता है। ग्रामीण विविधता को बढ़ावा देने में गैर कृषि रोजगार की भूमिका का व्याख्या कीजिए। तो भारत में कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला है और प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित है। बढ़ती श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से को अन्य गैर कृषि क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर खोजने की जरूरत है। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी गैर कृषि गतिविधियों के मुख्य स्रोत हैं जिन्होंने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में मदद की है। ग्रामीण कार्यबल सक्रिय रूप से अपनी देखभाल बढ़ाने के लिए विभिन्न गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। गैर कृषि गतिविधियों को फिर से 2 खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है, गतिशील उपक्रम और पारंपरिक घरेलू उद्योग। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार के 3 गैर कृषि क्षेत्रों की व्याख्या करो।
तो इसमें हम लिख देंगे जनसंख्या रिपोर्ट से पता चला है कि लगभग 42 मिलियन लोग गैर कृषि कामों में काम करते हैं। ग्रामीण भारत में गतिविधियां, यह जनगणना कुल का लगभग 47% है। ग्रामीण क्षेत्रों के गैर कृषि रोजगार, विनिर्माण, सामाजिक या व्यक्तिगत सेवा और सबसे महत्वपूर्ण खुदरा व्यापार गैर कृषि गतिविधियों के 3 प्रमुख स्वयं खाता प्रतिष्ठान है। तीनों का प्रतिशत हालांकि एक बड़े से भिन्न है। इसके आगे आप ठीक है, इसके आगे आप जो है पाओगे, इसमें लिखा है जबकि खुदरा और विनिर्माण की श्रेणी लगभग 43.12% है। उदाहरण के लिए अचार उद्योग, कृषि आधारित विनिर्माण और हस्तकला आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र जैसे खनन, उत्खनन, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति या वित्तीय मध्यस्थता जैसी कुछ अन्य गतिविधियों में रोजगार लगभग नकारात्मक पाया जाता है। हालांकि व्यापार, परिवहन, निर्माण, व्यापार, सेवा का निर्माण जैसे गैर कृषि गतिविधियों का प्रतिशत बहुत अधिक देखा गया है। ठीक है।